बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं उस पर हमने EVM के हवाले से डिटेल से बात करनी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक़ का जो बिल है वो मंजूर हो गया, क्या मामला इतना ही आसान है और हुकूमत इम्प्लीमेंट भी करवा पाएगी? इसमें आगे क्या होने जा रहा है? इस तरह के कुछ सवालात हैं, वो आज की शो में उठाएंगे। और मुल्क में जो गैस का बहरान है उससे हर शख्स ही परेशान है और इसका हल क्या है? गैस बहरान से कैसे निकला जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 12 से 14 साल की जो गैस है वो बाकी रह गई है, तो इस बहरान से निकलना है पाकिस्तान को। इसका तोड़ क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन शामी साहब, आगाज़ करते हैं। साद रिजवी साहब की जो है वो आज कोटलकपा जेल से रिहाई हो गई है और तवील इंतज़ार करना पड़ा। हुकूमत के हम ये कह सकते हैं जो माहदे थे उसी में ये शामिल थी, ये शिक भी। और अब मुस्तकबिल में सर आप क्या देख रहे हैं? साद रिजवी साहब, आप निकल कर पहले क्या काम? साद रिजवी साहब निकल के तो जो अपनी मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन वहाँ तशरीफ़ लाए, बिल्कुल, और वहीं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वो उनकी तदफीन हुई है, उनका मज़ार भी वहीं है और उनका सदर दफ्तर भी वही है। बिल्कुल, तो उनका बड़ा पुरजोश इस्तकबाल हुआ। बिल्कुल, उनके कारकुन जो हैं हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। काफिले की सूरत उनको फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर की गई और एक अच्छा फ़ैसला है। जो साद रिजवी हैं नौजवान हैं और उनका एक बड़ा हल्का वसी है जो उनको विरासत में मिला है। बिल्कुल, तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो अब सब्र से, तहम्मुल से, बुर्दबारी से और मतानत से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। एक सियासी जमात के तौर पर उनको हक़ हासिल है कानून के और आइन के दायरे में रहते हुए लोगों से रब्ता करने का, उनसे वोट मांगने का, इंतखाब में हिस्सा लेने का। तो एक अच्छी खबर है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं और उनको ज़रा अपने आप को संभालना चाहिए। बिल्कुल, जवानी जो है वो तदब्बर का भी तकाजा कर रही है, ख़ास तौर पर जब इतना बड़ा आप एक वोट बैंक भी आपके पास हो और फॉलोइंग भी आपकी मौजूद हो और आपके दीवाने भी मौजूद हों, तो फिर अपने आप को ज्यादा वोट बैंक के संभालना लिए चाहिए। सियासी सतह पर साद रिजवी साहब को अब क्या करना चाहिए? ये बाद में बताएंगे, अब वो अब खुद लड़ लेंगे इलेक्शन, इतना परेशान ना हुआ। ठीक है, आगे चलें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और इमरान खान साहब का एक ट्वीट है, उसका तज़किरा करना है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से। उन्होंने कुछ MNAs हैं जिनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मोहम्मद ख़याल ज़मान साहब, एहसानुल्लाह टिवाना साहब और राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब। उन्होंने कहा कि ये तमाम हमारे जो पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं ये बीमार थे, अलालत के बावजूद पार्लियामेंट के इजलास में उन्होंने शिरकत की। शेख रशीद साहब के जो भाई हैं वो वफ़ात पा गए, शेख रफ़ी कमर साहब, उन्होंने उसके बावजूद इजलास में शिरकत की और उनका खुसूसन शुक्रिया अदा किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने। ये तो वोटिंग थी ना, ये तो एक जंग की सूरत इख्तियार कर गई थी ना। अपोजिशन ने भी अपना पूरा जोर लगाया, हुकूमत ने भी पूरा जोर लगाया और वो तो आज़म सवाती साहब वो आज फरमा रहे थे ना कि सियासत का वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है। तो गोया हमने अपने बिल पास करा लिए हैं। तो जो उनके बीमार लोग थे वो भी आए। अब शेख रशीद साहब जो हैं उनके भाई फौत हो गए, उसके बावजूद वो आए वोट डालने के लिए। तो अल्लाह ताला एक तो उनके भाई जो लाला रफ़ीक कमर हैं उनकी मग़फ़रत करे और शेख साहब को सब्र दे। और फिर हमारे जो खबर गुम्मन साहब हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के, उनके वालिद साहब भी इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़रत फरमाए, उनको सब्र दे सियालकोट में। तो बहरहाल तो जो PTI के कारकुन हैं यानी अरकान हैं, उन्होंने भी पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। उनके इत्तेहादी भी उनके साथ डट के खड़े हो गए और अपोजिशन ने अपनी जगह जोश व खरोश का मुजाहरा किया। अब अपोजिशन कहती है कि हम अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए क्या होता है। और जो कवानीन, अगर ऐसे कवानीन हैं जो आईन से मुतसादम है, जैसे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर गुज़र पड़ती है, को ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनका जो राइट टू वोट है वो इस तरह इस्तेमाल होता है कि सीक्रेसी बरकरार नहीं रहती। तो ये सारे नुक्ते अब कानूनी हैं, तो वहाँ देखेंगे। ओपोजिशन का आपने जिक्र किया, ओपोजिशन ने भी आज काफ़ी गुफ्तगू की, काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने भी, शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्या गुफ्तगू की वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन की
चोरी को सहूलत देने के कवानीन हैं, इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह नैब को ऑर्डिनेंस बनाकर हुकूमत के ताबे करने की कोशिश की गई है, यही कोशिश यहाँ पर भी है कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को ख़त्म करके उसको हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। कल भी अददी बरतरी जॉइंट सिटिंग में हुकूमत के पास थी, लेकिन इखलाकी बरतरी नहीं थी। पार्लिमान और कवानीन इखलाकी बरतरी की बुनियाद पे चलते हैं। कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम है, तो आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो एक ऑर्डिनेंस जारी करके उसको घर भेज देते। आम इंतखाबात के शफाफ होने के तरीक़ेकार को भी बुलडोज करके अगले इंतखाबात को 17 नवंबर 2021 की तारीख में मुतनाज़ बना दिया है। हुकूमत ने अपनी मनमानी के साथ अपने पसंद के कवानीन बनाने की कोशिश की है ताकि इलेक्शन का सारा बंदोबस्त हुकूमत के हाथ में आ जाए। जो वोटर्स लिस्ट है उसका रजिस्टर इलेक्शन कमीशन के पास आईन पाकिस्तान देता है, उसे नादरा मुंतकिल नहीं किया जा सकता जब तक कि आइन में तरमीम मकसूद ना जाए, और अब उसको दोबारा हुकूमत के मातहत ला के अगले इलेक्शन में धांधली की बुनियाद रख दी गई है। हमें इतलात मिल रही हैं कि चेयरमैन नादरा हुकूमत की अगली इंतखाबी मुहिम के लिए नादरा के वसाइल और डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन नादरा को एक गैर जानिबदार अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बताई गई है कि वो हमारी धांधली को कंट्रोल करेगी, दरअसल वो इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। ये हुकूमत जितनी उसके ऊपर कमर बस्ता है, उससे ये लगता है कि इस जिन की जान ईवीएम के अंदर है। इलेक्शन का कोई कानून जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक नहीं होगा, उसके तहत इलेक्शन मंजूर नहीं होंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भारत के जासूस को एनआरओ दे रहे हैं, ये शर्मनाक बात। नून लीग के रहनुमा की गुफ्तगू आप लोगों ने मिलाया कि इसके साथ ही हम चाहते हैं कि आपको सुना दें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज क्या कहा। जाली असम्बली, जाली अक्सरियत, उसने हमें इंतखाबी इस्लाहात देने हैं। जिस जबर के जरिए से कल असेंबली में तरामीम हुई हैं, मैंने यहां कोयटा की सरजमीन पर कल भी कहा था और आज भी अपने उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बार फिर ये बात कहता हूं कि हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं, बल्कि इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते हैं। ये मुल्क हमारा है, किसी का जागीर नहीं है, और ये मुल्क इंशाअल्लाह हमारे मर्जी के मुताबिक चलेगा, हमारे आईन के तहत तय किए तरीके के मुताबिक चलेगा। आईन कुछ कहता है। शमी साहब, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से। तारीख दिन अपोजिशन कह रही है, हुकूमत तारीखी दिन कह रही है, तो मामला जितना हुकूमत आसान समझ रही है, क्या बाकी उतना आसान है? इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे इसको? देखें, अपोजिशन जो है ना, वो कह रही है कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर एजिटेशन करेंगे। हाँ जी। कि बुनियादी बात यह है कि ये अपोजिशन से सलाह मशवरे के बगैर ये तरमीम हुई है, लेकिन अब अदालत में अगर कोई साबित हो जाता है कि आइन की किसी शिक से ये मुतसादम है, तो फिर तो अपोजिशन जीत जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इलेक्शन जो है इसी के मुताबिक होंगे। एक असल बात यह है कि क्या इंतज़ाम ऐसा हो सकेगा। देखिए, एक अखबारी रिपोर्ट में आज बड़ी दिलचस्प बात बताई गई। इंडिया में देखें, ये इलेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो रहे हैं। बिल्कुल। और इंडिया में वोटर्स हैं 91 करोड़। बहुत बड़ा नंबर। 91 करोड़। और उनका जो यानी उनकी जो उन्होंने
15 लाख मशीनें जो हैं उनको खरीदना पड़ी, बिल्कुल, ये इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। पाकिस्तान के वोटर्स हैं, कितने वोटर हैं? 9 करोड़, 9 करोड़ 9 करोड़ तक, 9 करोड़, हाँ जी, 9 करोड़, 9 करोड़ होंगे। तो पाकिस्तान में ये कहते हैं कि 608 वोटर्स के लिए एक मशीन काफ़ी है इंडिया में। इंडिया में, अच्छा। तो अब पाकिस्तान को ज़रूरत होगी 126 अरब रुपए की, बिल्कुल, ये मशीनें खरीदने के लिए। बिल्कुल। तो ये कोई इंटरनेट से कनेक्टेड तो होंगे नहीं। तकरीबन 30 लाख मशीनों की जरूरत पड़ेगी और एक मशीन के 4 यूनिट है। वो कहते हैं कि उनका जो कैलकुलेशन है, जो न्यूज़ की रिपोर्ट है, 126 अरब रुपये, जितने पर रिसोर्सेज। अगर हम अपने 18 के इंतखाबात से मुवाजना करें, हमारे पोलिंग स्टेशन की जो तादाद थी 85,307 थी और 2,44,929 हमारे पोलिंग बूथ थे, जिसका कह रहे हैं कि 23 के आम इंतखाबात में तकरीबन 1 लाख हमारे पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की तादाद 3 लाख तक होगी। देखिए, इंडिया में 1982 से ये तजर्बा हो रहा है, बिल्कुल, और अब तक 107 इलेक्शन हो चुके हैं, रियासतों में भी और लोकसभा के भी, इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए। और तो इसलिए इनमें इतनी बड़ी तादाद में ये मशीन इस्तेमाल हुई है, इतने सालों में से इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में कहते एब्रप्टली एक ही इलेक्शन में क्या ये मशीन पूरी तरह इस्तेमाल हो सकेगी? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। सर, जर्मनी, हॉलैंड, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, फिनलैंड, काजाकिस्तान, नॉर्वे, ये वो ममालिक है जिन्होंने इसका इस्तेमाल रोक दिया। लेकिन इंडिया में हो रहा है, लेकिन कई साल तजर्बा किया उन्होंने, ठीक है, और मुख्तलिफ दर्जों में। ठीक है, कुछ इलेक्शन पहले तजर्बा हुआ, केरला में हुआ, फिर आगे बढ़े, और इंडिया में तो बड़ी ह्यूज एक्सरसाइज होती है, कई दिनों तक गिनती जारी रहती है। और अब बहरहाल वहाँ इस पे कोई ख़ास तनकीद मैंने नहीं देखी। लेकिन सर, एक स्टेप बाय स्टेप मरहला है, अब देखते हैं, मरहला बार वो लोग आगे बढ़े हैं। अब देखते हैं अभी इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, अदालत क्या कहती है, और जो हुकूमत है वो सिविल सोसाइटी को और मीडिया को कैसे एतमाद में लेती है। कुमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि टेक्निकली कितना ये पॉसिबल है। कुमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर कंवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम, ये क्या 2 साल के अरसे में ये मुमकिन हो सकेगा कि हम पूरा इलेक्शन इसके जरिए करा लें? ज़ाहिरी तौर पर हमने इस पर बड़े प्रोग्राम किए हैं, आपने भी, मैंने भी, सब ने हमें इस पर बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी तारीख में पहली मरतबा इंतहाई जुर्रतमंदाना कदम उठाया है और उन्होंने हुकूमत की तरफ से गालियाँ भी खाई हैं और उनको तजलील भी किया गया, जो आपके सामने सब रिपोर्टें मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू दिन से कह दिया था कि जनाब इसके अंदर राजदारी नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें आपका वोट चोरी हो सकता है। और इस पर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो भी तब्दील हो सकती है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर चिप गुम कर दी जाए या चिप को गायब कर दिया जाए तो वो रिजल्ट कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। फिर इसकी हिफाजती मामलात भी हैं, सिक्योरिटी के मामलात भी हैं। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेनेट कमेटी में भी हुकूमत पाकिस्तान को भी पेश करती थी। अब आपका जो कानून साजी हुई है, इस कानून साजी में थोड़ा सा अबहम पाया जाता है। हमारी इतला के मुताबिक ये हुआ है कि हुकूमत से भी थोड़ा सा बड़ा अच्छा फायदा हो गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। उन्होंने मशरूत किया है, अब खबर तो जब सही हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स आएगी तब हम पहुंचेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें इतला मिली है उन्होंने ये कहा है कि इसकी सिक्रेसी, राजदारी, ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होगी। अब जब ये मशरूत कर दिया है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहेगा जनाब इसमें तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, राजदारी भी नहीं है, शफाफियत भी नहीं है, ये तो खुद मशरूत कर दिया गया ना। ये एक अच्छा हो गया, कोई जुमला किसी ने लिखवा दिया। गोया इस कानून साजी के बावजूद फैसला कुन राय इलेक्शन कमीशन ही की होगी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मिल गया है। ठीक है,
अब ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, ये तो किसी नजर ही नहीं आया। तो हमें आज खबर मिली है, इतला मिली है कि इसके अंदर को मशरूत कर दिया गया है। पता नहीं हमारी बात सुन के कुछ चेंज ना कर दें अपना वो अपने डॉक्यूमेंट जो है, लेकिन बहरहाल हमें ये खबर मिली है कि उसके अंदर मशरूत किया गया है। अगर ये मशरूत की खबर सही है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात आ गए ऑटोमेटिक। एक और बड़ी अहम बात हमारे दोस्तों ने फरमाई है, जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 2018 का इलेक्शन कमीशन नहीं है जहां वो हाई सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, जब मैं करंट नहीं होता था। ये 2021 का इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने फैसला किया है, लिख कर दिया है गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि जनाब कोई कानून साजी नहीं हो सकती जिससे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम किए जाएं। वो आर्टिकल 222 मुकम्मल जमानत देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात कम नहीं कर सकती, हुकूमत भी नहीं कर सकती। आर्टिकल 218 को 222 से पढ़े, उसमें लिखा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात ज्यादा तो दिए जा सकते हैं लेकिन कम नहीं किए जा सकते। नादरा की क्या जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से वो अपने इलेक्टोरल रोल बनाना शुरू कर दे? वो तो कोई इसकी जरूरत नहीं है चेयरमैन नादरा की, बिल्कुल बेफिक्र रहे आप। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात नादरा को नहीं देने आर्टिकल 222 के तहत, और जिसने इख्तियारात पर कब्जा करने की कोशिश की तो इलेक्शन कमीशन को तलब करके उस पर कंटेम्प्ट लगा देगा। तो ये बात नहीं है, ये 2018 का या 2014 का इलेक्शन कमीशन नहीं है। इस लिहाज से हम कहना चाहेंगे कि नादरा की चेयरमैन की कोई जरूरत नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इलेक्टोरल रोल पर कब्जा कर दे या तो तरमीम कर दे या तो कोई हालात के मुताबिक जैसे वो कोई बनाना चाहे कोई सॉफ्टवेयर वो नहीं बना सकता। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली बढ़ना तो है, हमें आगे जाना तो है। जाहिर है दुनिया के कई ममालिक में ये चल रहा है सिलसिला। तो हर साल हम देखते हैं कि इंतखाबात के बाद धांधली का शोर मचता है। इस शोर को कैसे रोका जा सकता है? ईवीएम की अगर आप बात करते हैं तो हुकूमत को क्या तजावीज़ देते हैं? वो कौन से ऐसे नकात हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे कानून जो हमारे लेजिस्लेटर हैं उनको देखना चाहिए, आइन का आर्टिकल 218 को और 222 को मिला के पढ़े आप। 218 में भी मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं इलेक्शन पाकिस्तान को, और 222 में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार कम नहीं कर सकते, वो उसमें लिखा हुआ है। और वो इख्तियार बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो आप ये बताइए कि इनके कोई इख्तियार जो हैं वो दाएं बाएं जो है वो हाईजैक नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा हुआ है आपको जवाब देने के लिए। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भी केस जाता है तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहेगा जनाब इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें सिक्रेसी नहीं है, इसमें जनाब खतरात पैदा हो रहे हैं कि इलेक्शन जो है ये धांधली हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, हम तो नहीं करवाते। तो आर्टिकल 222 तो इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है कि कानून साजी होती रहे, लेकिन वो कानून साजी अगर आइन से मुतासम है, आइन से कन्फ्लिक्ट है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको फर्ज कीजिए इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि चलिए हम ये मशीनों को आजमाते हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? कितने मरहलों में ये काम हो सकता है? देखो जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अगर इंडिया ने 25 साल लगाए तो हमें कम अज कम 5 साल तो दें। तो इसमें आप ये देखें कि स्टेप बाय स्टेप इसका लाहेमल करेगा, रोड मैप तैयार करेगा। इसमें 14 अभी आज हमें खबर मिली है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 14 स्टेप इस पे तैयार किए हैं कि इसमें 14 स्टेप बनेंगे, और जो 14 स्टेप पर हम अमल करेंगे कि 2023 तक पहुंचना मुश्किल पेश आ जाएगी। इसमें बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इसमें टेक्निकलिटी है, इसके अंदर बहुत से लॉजिस्टिक सपोर्ट है। वो सारी मामलात को देखते हुए उन्होंने 14 स्टेप बनाए हैं, रोड मैप बनाया है, लाएमल बनाया है, रूल बनाएंगे। उसके मुताबिक उन्होंने कहा ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। मुश्किल तरीन मरला है। ये मुमकिन है कि हम चंद शहरों में करवा दें 2023 में, और बाकी जो है वो 2028 में करवा लें, 2033 में करवा लें। जल्दी किस बात की पड़ रही है? जब इंडिया ने 25 साल लगाए तो आप कम से कम 5 साल को लगाएं। तो ये सारी चीजें आपके सामने आएगी। ये इतना आसान काम नहीं है। बाकी अपोजिशन की मर्जी है। अगर अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो पार्टी बनाएगी, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो इंटरनेशनल, नेशनल और अपनी लॉजिस्टिक, अपनी इंटरनल रिपोर्ट पेश करेगा, तो चशमकश रिपोर्ट हो जाएगी, बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो पूरी तैयारी से वो बैठे हुए हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं जाएंगे इलेक्शन कमीशन, हम क्यों जाएंगे इलेक्शन कमीशन? हमारे पास खुद इख्तियारात है, हम ना माने। लेकिन अगर कोई पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट तो हमें वो पार्टी बनाते हैं, तो हम जब जाएंगे तो हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। शमी साहब, 14 स्टेप और 5 साल मांगे जो कि फेयर है ना? ये तो अभी देखें ना, ये तो
इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, कोई अभी हतमी तौर पर बात सामने नहीं आई। बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि पलक झपकते में ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। शमीर साहब, हम ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, मुल्क जो है वो बहरानों में घिर चुका है और एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है। गैस बहरान का शमीर साहब हम तज़किरा कर रहे थे और आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद मलिक साहब, बिल्कुल, जो हमारे पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन हैं और अभी जो थर कोल है उसके मामला से बहुत मुतल्लिक़ हैं, कलीदी रोल उसमें अदा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये लिखा है कि हमें गैस पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल, कोयले से, और थर के कोयले से ये मुमकिन है कि हम अपनी गैस की ज़रूरत पूरी कर सकें लंबे अरसे के लिए। तो इसलिए हमने उनको जहमत दी है कि ये बड़ा एक संगीन मसला है, बिल्कुल, और इस पर हम इनसे रहनुमाई ले सकें और देख सकें कि हमें कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमें दरामद ना करनी पड़े। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आप ये कहते हैं कि जो थर कोल है इससे हमें गैस पैदा करनी चाहिए जी, तो ये कितनी वायबल है, कितनी देर में ऐसा हो सकता है और क्या वसाइल इसके लिए दरकार है? देखें जी, पहली तो चीज़ ये है कि मैं क्लियर कर दूं, ये स्टैंडर्ड अबव ग्राउंड गैसिफिकेशन प्रोसेस है। यानी कोयला पहले निकाला जाता है, फिर उसको गैसीफायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा था ना कि ज़ेरे ज़मीन ही हम गैस बना लें, वो नहीं, वो अभी तक कमर्शियल वायबल कहीं नहीं है दुनिया में, वो अभी नहीं चला हमारा, वो हमारे सूटेबल भी नहीं है इतने बड़े लार्ज डिपॉजिट के लिए। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जर्मनी में शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है, फिर ये साउथ अफ्रीका में बहुत हुआ, अमेरिका में भी होता है। मैं विजिट भी करके आया हूँ प्लांट जहाँ ये बन रहे हैं। मगर अमेरिका में ये है कि वो उन्होंने बहुत ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हुई हैं, मगर वहाँ क्योंकि शेल गैस निकल आई है जो बहुत सस्ती है, तो इसकी वो बारी नहीं आई, मगर नेवरदलेस प्लांट है। अच्छा, हमारे पास जो कोयला है थर में जी, वो उसकी कितने बड़े ज़खायर हैं? वो ये जी 175 बिलियन टन कोयला है, ठीक, ये दुनिया के सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स में है। ये कोई 1000 किलोमीटर एरिया पे फैला हुआ है, मैसिव डिपॉजिट हैं, और ये अगले 100-200 साल के लिए इससे हम गैस भी बना सकते हैं, डीजल भी बना सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, विच इज़ अनफेवरेबल। देखें, मेरी अप्रोच ये है कि हमने कोयले की तरफ हम गए 21वीं सदी में, तो हमने अब 21वीं सदी टेक्नोलॉजीज़ के साथ जाना है, जिसमें कोयले को जलाना जो है वो एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया उसके खिलाफ है। कोयले से गैस बनाए, फर्टिलाइजर बनाए, केमिकल्स बनाए। ये कंपनी है डेकोटा गैसिफिकेशन कंपनी, ये 4 से 8 चीजें कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाती है। हमने जो सुई गैस थी हमारी, वो तो 100 साल का हम कहते थे हमारे पास डिपॉजिट है जी, बिल्कुल, तो वो तो हमने बड़ी जल्दी खत्म कर डाला जी जी। तो अब इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है हमारी? देखिए जी, अभी तक मेरा ख्याल है हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकल रहे। हम अभी भी जो क्राइसिस है उसको विद इन बॉक्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई पिछले 10 साल से कोल गैसिफिकेशन के ऊपर लगा हुआ हूँ, एंड और हर लेवल पे मेरी मुलाकात भी हुई सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, स्पेशल असिस्टेंट मिनिस्टरों से, सिंध के जो मिनिस्टर हैं उनसे, तो आई एम इन टच विद एवरीबडी। सब इस राज़ी हैं कि जी होना चाहिए, हमें करना चाहिए, बट सम हाउ वो इमरजेंसी और जो पीसेस इकट्ठे करने हैं वो नहीं हो रहे। ठीक, सब चाहते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली वो पीसेस हम, बिकॉज हम अभी तक अगर हम आज ये करें काम शुरू जी, तो कितना अरसा लगेगा कि हम इसमें? देखें जी, बाय द एंड ऑफ 2022 हम एक पायलट लेवल पर पहुंच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक जब पायलट लेवल पे हम पहुंच जाते हैं, मेरा जो प्रोग्राम है वो ये कि 100 MMCFD हम बना लें, पायलट लेवल का प्लांट स्टैब्लिश हो जाए थर के अंदर, उससे टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हो जाएगी, हमारे सारी सिस्टम जो है वो चल पड़ेगा, और फिर ये मॉड्यूलर होते हैं, यानी आप फिर गैसीफायर की बैटरी लगाते रहते हैं और उसको एक्सपैंड करते रहते हैं। ठीक, तो बाय द एंड ऑफ 2022 के आखिर तक हम पायलट लेवल तक गैसीफिकेशन गैस बना सकते हैं। 230 किलोमीटर दूर है थर से मेन ट्रांसमिशन पाइपलाइन, वो पाइपलाइन अगर ले हो जाए तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा और उससे जो है गैस मेन पाइपलाइन। तो हम अपनी जो ज़रूरत है गैस की जी, यानी इस कोयले से किस हद तक वो पूरी कर सकते हैं? देखिए, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अगर LNG की कीमतें यही रहती हैं
यानी $30 या $20 से ऊपर, $8 पर MMBTU के बाद SNG becomes viable। ठीक। तो अगर ये कीमतें यही रहती हैं, और वैसे भी फॉरेन एक्सचेंज ही हमारा अपना लोकल कंपोनेंट है, और ये $8 अभी है क्योंकि हमारी कोयले, हम माइनिंग कम कर रहे हैं। जो हमारे कोयले की माइनिंग बढ़ती जाएगी उतने कोयले की कीमत कम होती जाएगी और SNG की कीमत भी कम हो जाएगी, और फिर इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। तो अब इसमें रुकावट क्या है कि क्या वफाकी हुकूमत का रोल इसमें ज़्यादा है या सूबाई हुकूमत सिंध की जो उसका रोल ज़्यादा है? देखिए जी, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में भी रहा हूँ, गवर्नमेंट के बाहर भी काम किया है मैंने, हम somehow we cannot put the pieces together। मुझे 14 साल लगे पहला कोयले की को टच करने में, इसको माइनिंग तक पहुंचाने में 14 साल, जिसमें से मेरी, जब मैं साइंस फाउंडेशन में था, मैंने काम 2004 में शुरू किया था, 2018 में मैं कोयले तक पहुंचा, क्योंकि यहाँ वी कांट पुट द पीसेस टुगेदर, नंबर 1। नंबर 2, हमारे सिस्टम में नेगेटिव एनर्जी बड़ी है, और पंजाबी में कहते हैं प्यार दे वैरी बड़े हैं यहाँ। तो यहाँ कोई चीज़ अकम्प्लिश करना, एक डायरेक्शन में जाना और डेडिकेटेडली उसमें जाना, ये ज़रा मुश्किल काम है, पीसेस को इकट्ठे करना। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जंगी बुनियादों पर बिल्कुल हम ये काम शुरू करें? बिल्कुल। और एक उम्मीद की किरण तो लगी नजर आएगी ना लोगों को, तो कैसे इसका कैसे शुरुआत होनी चाहिए? इसमें जी अब ये डिपेंड करता है कि लीड कौन लेता है। वैसे तो सिंध गवर्नमेंट भी काफ़ी इसमें वो काफ़ी एक्टिव है। इम्तियाज़ शेख साहब से मेरी बात होती रहती है, बल्कि उनसे मेरी मुलाकात भी होनी थी, वो लाहौर आ रहे थे मुलाकात करने मुझसे। तो सिंध गवर्नमेंट तो बहुत एक्टिव है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी चाहती है, अपना प्रेसिडेंट साहब भी बड़े इसमें इंटरेस्टेड हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इंटरेस्टेड हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी चाहती है, मगर क्योंकि कोयला बेसिकली अब लोकल वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो सिंध गवर्नमेंट इज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, दे वांट टू डू इट, मगर उसकी इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज की शेयरिंग का अगर एक फार्मूला तय हो जाए तो हम बड़ी जल्दी इसके ऊपर अभी तो हम जी इससे बिजली तो पैदा कर रहे हैं। एंग्रो वालों का जो प्रोजेक्ट है वो कोयला जला के कर रहे हैं, कोयला जला के बिजली पैदा कर रहे हैं जी। उससे पोल्यूशन होती है? जी हाँ, जलाने से तो होती है, इसीलिए इससे नहीं होगी, इससे बहुत 80% कम हो जाती है। जब आप कोल को गैसिफाई कर लेते हैं तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो देन कन्वर्ट्स इनटू क्लीन फ्यूल, साफ फ्यूल हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये कितनी बिजली इस वक्त हम पैदा कर रहे हैं इससे? अभी तक तो जी हम नए प्लेयर हैं इसके अंदर, हमारा अभी तो ये कोई 5% सिर्फ कंट्रीब्यूशन है कोयले की। मगर मैंने कन्विंस किया सदर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, कंसिडरिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि हम 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली कोयला जला के नहीं बनाएं, ठीक, वरना विल बी इन ट्रबल। जिस तरह हिंदुस्तान ट्रबल में है, ये चाइना ट्रबल में है, और ये साहिवाल का प्लांट भी जो ये भी बिल्कुल बेतुकी यहाँ लगा हुआ है, ये भी कोई इसका तुक नहीं है। वी शुड आल्सो बी मूव टू थर। तो हमको 20,000 मेगावाट तक हम जाएं कोयला जला के, ताकि सस्ती बिजली हमें मिले। उसके अलावा हम जो कोयला है इसका बेहतर इस्तेमाल करें, जिसमें फर्टिलाइजर भी बने, केमिकल भी बने, डीजल भी बने, गैस भी बने, बेशुमार चीज़ें इससे बन सकती हैं। 21वीं सदी टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम जाएं। और मैंने इस पर को 14-15 पेपर्स मैंने लिखे हैं। अभी मेरा पेपर था प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक नेचुरल गैस फ्रॉम थर कोल इन पाकिस्तान, जो पिट्सबर्ग में मैंने प्रेजेंट किया। तो मैं इसको इंटरनेशनली भी लेके गया, हर लेवल पे इसको लेके गया, और पाकिस्तान अब एक कोल का एक प्लेयर इमर्ज हुआ है। बट अप्रोच ये है कि हम 21वीं सदी टेक्नोलॉजीज के साथ जाएं, ताकि हम पे नेगेटिविटी ना हो, जो इस वक्त कोल की नेगेटिविटी इस वक्त हो रही है, क्योंकि हमारे एज अ नेशन वी आर आउट ऑफ फ्यूल। डॉक्टर साहब, हाँ, जब मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ तो मेरे अंदर यानी एक तड़प पैदा हो रही है कि कल से ये काम शुरू हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल, सारे काम भूल कर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैं तो ये, और मेरी कोशिश यही रहती है, हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो, हमने अपना एक रोल प्ले करना। जिन हुकूमती अरकान से मिले उनके अंदर ऐसी तड़प देखी आपने कि ये मुसबा कल ही शुरू ये नहीं जी, वो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक तो है और सदर साहब तक भी है। ये तो मैं तो सारे काम छोड़कर जी इसके पीछे पड़ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान एनर्जी तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर आउट ऑफ फ्यूल एज अ नेशन, हम वी आर आउट ऑफ फ्यूल। ये मसला फ्यूल का है, बिजली का उसका नहीं है। ठीक है, हमारे ईंधन खत्म हो गया और 175 बिलियन टन ईंधन पहुंचा हुआ है वहां। अल्लाह ताला ने हमें वो तोहफा दिया, जिस तरह पाकिस्तान बनाने वालों ने हमें सुई गैस का तोहफा दिया 1952 में, विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गैस। हमने अपनी कोशिश करके जो हम कर सकते थे, हमने 175 बिलियन टन का तोहफा इस कौम को दिया, ठीक, इसको उठाएं। अब इसको उठाना और पीसेस इकट्ठे करना ये हुकूमत का काम है, नौजवानों का काम है, जिन्हें का काम है। वो रोड मैप, वो फ्रेमवर्क, 14 पेपर मैंने इस पे लिखे हैं, ठीक, और पायनियरिंग काम किया, यू नो।
और अल्लाह करे तो ये फिर आगे चले। अब ये अल्लाह करे कि कोई आवाज़ सुन ले। जो गैस 100 साल गैस हमने 50 साल में ख़त्म की है, उसकी क्या रीज़न है? वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन कौन जिम्मेदार है जिसने इस कौमी ख़जाने को, जो कौमी ख़जाना ही हम इसे कहेंगे जी, इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया? देखें जी, मिसमैनेजमेंट बहुत हुई है। ये जो भी आपका जो नेचुरल डिपॉजिट होता है वो इंडेफिनेट नहीं होता। हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती, मिसमैनेजमेंट होती है, और जब अगर प्लानिंग होती तो हम साथ साथ और भी डिपॉजिट्स दरियाफ्त करते हैं, उन पे भी कोशिश होती। हमें एक मिल गया, वो पंजाबियों के अन्यत बटेरा आ गया, 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस। हमने तो उसको हर जगह बिल्कुल 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 मैं गाड़ियों में लगा दी। मैं न्यूजीलैंड गया तो उन्होंने अपनी सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो सीएनजी पे कन्वर्ट कर दी। देन दे रन आउट ऑफ गैस, देन दे रिकन्वर्टेड एवरीथिंग टू दैट। अब ये सीएनजी जो हम गाड़ियों पे जला रहे हैं, बिल्कुल इसका कोई तुक है? और ये इसको सब्सिडाइज करे अमीर लोगों को, लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियों में सीएनजी लगाई हुई। ठीक है, इसकी तो अब तो हमने कहा है कि 1.5 महीने तक तो हम देंगे ही नहीं। जी बिल्कुल, मेरा तो ख्याल टोटली बंद कर देने चाहिए। वो अपने उनको गवर्नमेंट ने एक दफा इंसेंटिव दिया, हम भी आई एम वर्किंग विद देम आल्सो, वो भी राजी हैं इसके ऊपर, दे आर विलिंग टू जॉइन के उनको अगर गैस मिल जाए तो अपनी वो लगा सकते हैं, दे कैन हैव देयर ओन गैस। आप सीएनजी लेकिन असल बात ये है, हाँ वो भी कर सकते हैं। असल सीएनजी इसको हम एक तरफ रखें, मसला यह है कि कोयला जो है जी वो एक उम्मीद है हमारी। बिल्कुल उम्मीद नहीं है जी, हमारी एनर्जी की जरूरियात पूरी कर सकता है, एक रियलिटी है, उम्मीद नहीं है। हाँ जी, उम्मीद से आगे की तक बात ये नहीं है कि हमने कोई हवाई फायर नहीं है, दरियाफ्त करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोयले तक पहुंच गए, कोयला निकल रहा है, हम अब माइन भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज माइनिंग का था, तो हमें तो हर काम भूलकर बिल्कुल इस काम में लग जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आती कि अब क्यों नहीं लगे अभी तक। खर्चा कितना आप इस पे ये जी जो पायलट का जो प्लांट है, ये को $500 बिलियन से $1 बिलियन तक में ये लग जाएगा, जिससे हम अगले साल की एंड तक 100 MMFCFD गैस जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये दिस इज़ वेरी वायबल, वेरी पॉसिबल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी इम्तियाज़ शेख साहब से हफ्ते में एक आधी बात होती है। अब हम इस चाह रहे हैं कि हम सैंपल्स भेजें, साउथ अफ्रीका भेजें, अमेरिका भेजें, जहाँ इसकी टेस्टिंग हो, गैसिफिकेशन हो, ताकि ये बात जो मुल्क की जरूरत है। वज़ीर आज़म जो है, अगर उन तक हमारी बात पहुँचे, पहुँचेगी सर, और पहुँचेगी तो इस पे वो सारे ये इस काम पर लग जाएं। जी, ये पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, यानी उससे वाबस्ता है इस बात से बिल्कुल कि हम अपनी एनर्जी की जरूरियात जो हैं वो पूरी कर सके अपने वसाइल से, और विद 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी, ताकि हम पे आगे भी आइंदा कोई नेगेटिविटी, जिस तरह हिंदुस्तान को अब कॉर्नर किया हुआ है सबने कि जी आप कोयला बेस्ड आपने जो डेवलप किए एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, हम 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात से डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और एक अहम जो मसला है उस नुक्ते को आपने उठाया। जमीर साहब, आखिर में किताब आपके हाथ में देख रहा हूँ, इसके हवाले से ये अब्दुल खालिक हसनात साहब हैं, अल मारूफ हुसैनी बादशाह, ये रावलपिंडी में रहते हैं, तसव्वुफ इनका मौजू है। 2 किताबें इन्होंने मुझे भेजी हैं, एक तो रवां दवा है, एक छोटा सा हुसैनी फ़कीर कहते हैं अपने आप को, और ज़ीनतुल आशिकीन व इंतज़ारुल महबूबीन। इसमें कोई तसव्वुफ के मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस लाए हैं, तो और लोगों के लिए दुआएं हैं, औराद हैं, वज़ाइफ हैं, तो जो अहले दिल हैं वो तवज्जो कर लें इस तरफ, तो हुसैनी बादशाह की बात भी सुन लें, कुछ सुकून मिले उनको। बिल्कुल, जो सुकून तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना। बेशक हर कोई सुकून की तलाश है, कुदरत के कारखाने में साहब आजकल सुकून ही की तो तलाश है सबको। ठीक है जी, इसी बात के साथ हम एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज के शो में हमने कई अहम मौज़ूआत को अपने शो का हिस्सा बनाया और मुल्क को जिस बड़े बहरान का सामना है, गैस बहरान, उस पर हमने कोशिश की है कि तफसीली गुफ्तगू करें, और ये भी हमारी कोशिश रही कि हमारी जो आज की गुफ्तगू है, जो बात है, वो हुकूमती ऐवानों तक, खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक पहुँच जाए। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी अपने अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।